यहाँ पर आपसे बार बार हम कहते हैं जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। बहुत सांकेतिक भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमोजीज के माध्यम से कि कहाँ पर रियायत है, कहाँ पर रियायत है और कहाँ पर मुश्किलें हैं। ये अपने आप में आपके लिए समझना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। करीब 1.5 घंटे का भाषण रहा है वित्त मंत्री का। पूरी इन्फॉर्मेशन हम अपने स्क्रीन पर स्क्वीज करने की कोशिश करें ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो और पूरी क्लैरिटी के साथ आपको इस पर स्पष्टता रहे। मुकेश जैन भी हमारे साथ है। मुकेश जैन जी, लगातार टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन फिर वित्त मंत्री ने कहा जैसा है वैसा ही रहेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मॉर्निंग में हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस बजट में देने वाला टैक्स पेयर के लिए तो कुछ नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 2 साल का पीरियड बढ़ाया गया है रिटर्न को रिवाइज करने के लिए, ये एक 26 AS हमारे यहाँ जनरेट होता था, जिसकी जगह अब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS एंड TIS जनरेट होता है। यानी कि जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आपको याद नहीं रही या आप नहीं बता पाए, उस पर अगर कोई डिस्पैरिटी आती है तो आप पिछले 2 साल की रिटर्न को फाइल करके अगर आपका टैक्स बनता है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सरकार ने अपने नोटिस का खर्चा बचाया है और साथ में टैक्स पेयर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी है कि आप अपनी इनकम को देखो, पुराने में अगर कोई आपका टैक्स बनता है तो उसको रिवाइज करो। क्योंकि पिछले कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स मूव हो गए टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड एंड ऑनलाइन मार्केटिंग पे। तो उसकी वजह से वो उनके जो बैलेंस शीट थी या जो उनकी बैंक स्टेटमेंट थी उसमें विजिबल नहीं हो पाई, बट वो कहीं ना कहीं सरकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर जनरेट हो रही थी, जो कि उसने AIS और TIS में रिफ्लेक्ट किया। जब हमने रिटर्न फाइल करी इस बार तो मेजॉरिटी यानी 80% से ज़्यादा जो SAC थे उन्होंने म्यूचुअल फंड में डील किया हुआ था। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं या जी न्यूज़ के इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से आपको बता देते हैं IT स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर पहले के जैसे ही बरकरार है, यानी सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा संभावनाओं की बात यहां पर की जा रही थी। ग्रोथ ओरिएंटेड ये बजट है, पूरे तरीके से इकोनॉमी पर फोकस किया गया है। इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जो बीते टाइम में लगातार सुर्खियों में रही है, सरकार का रुख इस पर बेहद सख्त, 30% फ्लैट टैक्स की बात यहां पर की गई है। इसके अलावा RBI द्वारा डिजिटल करेंसी की बात लाने की बात भी वित्त मंत्री द्वारा यहां पर कही गई है। तो एक तरफ ग्रोथ की तरफ डायरेक्टेड ये बजट, इकोनॉमी का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, और वो सारी बातें, वो सारे डिस्कशन जो शुरू से सुबह से आप लगातार देख रहे थे कि क्या चुनावी छाप देखने को मिलेगी या फिर आम नागरिक को किसी तरह की रियायत यहां पर मिल पाएगी। बाजार के लिहाज से न्यूट्रल बजट इसे एक्सपर्ट्स करार दे रहे हैं, और इसीलिए आप लगातार ये इंफॉर्मेशन भी देख रहे हैं कि किस तरह से बाजार अपनी तेजी को बरकरार रखे हुए है अभी तक की अगर बात की जाए तो। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। कॉमेंट निनाद सेठ मैं आपका चाहती हूं, इस बजट को ओवरऑल सम अप करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस बजट को आप सम अप कीजिए 40 सेकंड्स में, तो वो क्या होगा? मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया बजट है। ये बजट लोक लुभावन नहीं होना, एक डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन इतने पास हो, छोटी अचीवमेंट नहीं होती मेरे ख्याल से। अर्थव्यवस्था के विकास की तरफ इन्होंने जो कदम उठाए ये आज से 2-3 साल बाद तक चलेंगे। लॉन्ग टर्म बजट है, संपदा क्रिएशन का बजट है, वेल्थ क्रिएशन का बजट है। क्योंकि अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे राहत मिली, जो हमने अभी बात नहीं करी इस डिस्कशन में। मुझको लगता है कि सबसे बड़ी बात इसमें 2 हैं। पहली बात जो पूंजी निवेश है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है जिससे नई फैक्ट्री बनती है, नए प्रोडक्शन बनते हैं, नए रोड बनते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% बढ़ाया गया है। और आज तक भारत के इतिहास में इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। और इसको ऑफसेट करने के लिए, क्योंकि आपने जब बोला कि मिडिल क्लास वगैरह को कोई राहत नहीं मिली, वो ज़रूरी ये है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको सिर्फ 6.4% यानी सिर्फ 0.1% बढ़ा है। तो इतने डिफिकल्ट माहौल में इस फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा नज करना मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था इस प्रोग्राम में, हम अब इंटरनेशनल मार्केट से उधार उठाने वाले हैं। और जब हम ग्लोबल डेट इंडेक्सेस में जाएंगे, अगर हम अपना फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारे को लॉन्ग टर्म में बड़ी सस्ते में बाहर से डेट मिल सकता है। अभी हम इंडिया से जो रेट से उठाते हैं उससे कम। तो मैं एंड में ये कहूँगा कि निर्मला सीतारमण ने आगे की सोची है,
निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास की नहीं सोची। मिडिल क्लास तो खैर ठीक है, एक कमेंट यहाँ पे विजय रैना मैं आपका चाहती हूँ, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास के बारे में कहा जाता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता, उसकी हमेशा से शिकायत रहती है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे वो इस बात से अग्री करेंगे कि उन्हें लगता है कि उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन ओवरऑल आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ विजय रैना, ये किस तरह का बजट है? जहाँ तक कि ओवरऑल ट्रांसपोर्ट और रेलवेज का सवाल है, बजट बहुत पॉजिटिव है। कुछ ट्रेंड्स जो कई साल से दिख रहे हैं कि कैपेक्स जो ट्रांसपोर्ट में है, खासकर रेलवेज और हाईवेज में, वो जैसा अभी बताया गया कि 30% बढ़ाया गया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि रेलवेज में जो कैपेक्स प्लान किया गया है वो करीब 20% बढ़ेगा इस साल। रेलवेज का परफॉर्मेंस इस चालू फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर तक करीबन 56% एक्सपेंडिचर का था, जबकि ओवरऑल बहुत कम है। कई मिनिस्ट्रीज़ का तो सिंगल डिजिट्स में भी आ रहा है। तो इस मामले में अगर रेलवे का ज़्यादा अपोर्शनमेंट होता तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता, क्योंकि जहाँ तक ओवरऑल 40% अचीवमेंट है, रेलवेज का अचीवमेंट करीबन 56% है। ठीक। एक जो नेगेटिव बात छोटी सी है वो ये है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का कोई विस्तार होता नहीं है बजट स्पीचेस में। जैसे हाई स्पीड प्रोजेक्ट है, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी एस्पिरेशन है कि हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स इंडिया में अगले 10 साल में 7 और कॉरिडोर्स बढ़े। लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो लैंड और बाकी वजह से डिलेड है, जिसका कि पहले टारगेट 23 था, अब 27 हो गया सूरत तक का, लेकिन वो उसकी कोई व्याख्या नहीं हुई। बिल्कुल उतने डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश है सरल साधारण भाषा में दर्शकों को एक्सप्लेन यहाँ पर कर पाए। हिमांशु, अगर मैं आपसे जी, अच्छा आप कह रहे पॉजिटिव बजट है। हिमांशु, अगर मैं आपसे कहूँ इस बजट को रेट करना है तो कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10 और क्यों वो मार्किंग होगी, मतलब उतने मार्क्स क्यों? देखिए, रेटिंग तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबकी अपनी अपनी है और नो डाउट बजट को बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लेशन दोनों को कंसीडर करना जरूरत है। जो आपने कहा कि मिडिल क्लास को हमेशा टेकन फॉर गारंटेड और इग्नोर कर दिया जाता है, उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये बजट नो डाउट की बहुत विजन वाली बातें हैं, वो हर साल बातें होती हैं, ऐसी बातें नहीं है कि वो कोई नया बजट है और पीछे के बजट में उस तरह की बातें नहीं की गई थी। वो बजट उसमें भी यही बातें थी और इसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन जो इन्फ्लेशन इंडेक्स अभी काम कर रहा है, जो अभी महंगाई चल रही है, उस पर भी कंसीडर कहीं ना कहीं करना चाहिए था, मुझे जो पर्सनली लगता है। आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को कंसिडरेशन में लेना 100% लेना चाहिए था, क्योंकि आप पिछले 2014 के बाद आपने उनको कुछ भी नहीं दिया है एक्सेप्ट मतलब आप देखें कि महंगाई के अलावा। नंबर कितने देंगे? नंबर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि हर की अपनी एक्सपेक्टेशन है, हर का देखने का तरीका अलग है और नंबर देना, रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क की बात नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेड है, इसमें मैं कहीं मना नहीं कर रहा हूँ। ग्रोथ ओरिएंटेड है, हर बात में स्टार्टअप से लेके बिजनेस को बात की गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और भी चीजों को कंसीडर करने की जरूरत थी। ठीक है, आपने कहा कि और भी चीजों को कंसीडर करने की जरूरत थी। हम यहाँ पर मिडिल क्लास की भी बात करें, रॉय तपन भारती, आप कितने मार्क्स देंगे? और लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो ठीक है, लेकिन आज मिडिल क्लास ये सोच रही होगी कि हमारे बारे में कब सोचा जाएगा। जैसे कि अभी हिमांशु ने जिक्र किया, 2014 से वो बेचारे राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर साल उम्मीद की जाती है लेकिन उम्मीद वो राहत पहुंचती नहीं है, उन्हें कैसे समझाएंगे? नहीं, मिडिल क्लास में कितने लोग इनकम टैक्स पे ही हैं? कुल मिलाकर तो मैं तो बता रहा हूं कि सरकार की कोशिशों के बावजूद 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ के आसपास से जो आयकर दाता है, तो सरकार ने चिंता नहीं की। तो उनमें से 5 करोड़ लोग मैटर नहीं करते हैं, आपके हिसाब से 5 करोड़ लोग मैटर नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स पर तो बहस होती नहीं है। नहीं ना, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताने दीजिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताने दीजिए कि टैक्स रिफॉर्म की घोषणा कर दी है सरकार का। लक्ष्य मुझे लग रहा है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है ना, उस पर है कि 2 साल बाद चाहती है सरकार की। अभी घोषणा कर देगी तो उसका लाभ नहीं होगा। यूपी में 22 करोड़ की आबादी शायद है, 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से शायद 80 लाख 1 करोड़ लोग आयकर दाता है। तो सरकार ने सोचा। अच्छा, तो रॉय तपन भारती, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनके बारे में नहीं सोचा है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये प्लानिंग सरकार के टारगेट में है। चूंकि टैक्स रिफॉर्म की घोषणा आज कर दी गई है कि टैक्स रिफॉर्म होगा, शायद उसकी कमेटी या कोई कमीशन वगैरह उसको देखेगा और हमें 1 साल बाद पता चलेगा। ठीक है, नीरज कुमार, यहाँ पे रॉय तपन भारती कह रहे हैं कि सरकार, हम जो कह रहे थे कि चुनावी छाप नहीं है, रॉय तपन भारती कह रहे चुनाव की तैयारी है लेकिन अभी नहीं, 2024 के चुनाव की तैयारी है।
देखिए इससे पहले भी डायरेक्ट टैक्स कोड एक प्रस्तावित हुआ था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई दोबारा कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में चला गया। अगर आप कह रहे हैं कि 2024 की चुनाव की तैयारी है, लेकिन एट प्रेजेंट जो हालात हैं, जो अपनी इंडस्ट्री डाउन है, उसको कैसे संभालेंगे? आप आगे का देख रहे हैं और प्रेजेंट को भूल रहे हैं। आप प्रेजेंट को संभालिए तभी तो आगे संभलेगा। अगर अभी प्रेजेंट को नहीं संभालेंगे तो आगे तो और बिखर जाएगा। तो आपको आज तो आप क्या कह रहे हैं नीरज जी कि नहीं संभाला है प्रेजेंट को? नहीं, बिल्कुल किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा, मिडिल क्लास के लिहाज से मिडिल क्लास का जो आपका लोअर मिडिल क्लास है उसको भी क्या रिलीफ मिल गया? आप बताइए, महिलाओं के लिए क्या मिला, एक आम आदमी के लिए क्या मिला? क्या कहीं किसी तरह के आम जीएसटी जिस पर होता है प्रोडक्ट मैं आपको माफी के साथ